हेलो एवरीवन। आज हम लोग शेडर्स के बारे में बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? देखो यार, सिंपल सी बात है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप 3D सीन के अंदर रख रहे हो, उसको आपको मूव तो करना पड़ेगा इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी यहाँ पे सीन के अंदर दो क्यूब्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो एक को मैंने थोड़ा लेफ्ट में रखा हुआ है, एक को थोड़ा राइट में रखा हुआ है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह की। अगर मैंने रोटेट कर दूंगा वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक का स्केल थोड़ा सा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इसको करने के अलग अलग मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इस करंट कोड को देख लेते हैं, फिर हम बाकी के बारे में बात करेंगे। सिंपल से ही अभी तक जितना भी हमने काम किया है, कैमरा ऐड करना, रेंडरर क्रिएट करना, शेडर मटेरियल, जितना भी हमने प्रीवियस सीरीज में अभी तक काम किया है, वो सारा काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक मैंने ऑर्बिटल कंट्रोल्स भी ऐड किया हुआ है ताकि मैं मूव कर पाऊँ सीन को। ठीक है जी। उसके बाद आप नीचे आओगे तो मैंने क्या किया है, मैंने दो ज्योमेट्रीज बनाई हैं। एक क्यूब वन के लिए और एक क्यूब टू के लिए। इसका नाम चेंज करके चाहे तो क्यूब वन क्यूब टू भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने ज्योमेट्री वन ज्योमेट्री टू किया हुआ है। सेम ही क्यूब है। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इनको ट्रांसफॉर्म किया थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा ना, ये बीच में बन जाएंगे और दोनों मुझे एक ही दिखाई देंगे। तो मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, एक्स की पोजीशन को मैंने कर दिया 5, और एक जगह पे एक्स की पोजीशन को मैंने कर दिया -5। तो ये थोड़े से ना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इसलिए मुझे यहाँ पे ये दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को देखो, अगर 0 0 कर दूं, तो आप देखोगे दोनों एक ही जगह बन गए। अभी लग रहा है कि एक ही है, बट एक नहीं है, ये दो बने हैं। बट क्योंकि एक ही जगह पे बने हुए हैं, सेम साइज के बने हुए हैं, इस वजह से हमें ये ऐसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कैसे हो रही है, हमारे सीन के ऊपर अप्लाई कैसे हो रही है, हमें कैमरे में कैसे दिखाई दे रही है, इन सब के पीछे बहुत सारे मैथमेटिक्स लगी होती है, जिसको हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है। तो आज हम वो देख लेते हैं। देखो यार, आप लोगों को पता है कि जब भी हम एक शेप बनाते हैं, ठीक है जी, नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पेंट ओपन कर लेते हैं अपना। देखो यार, यहाँ पे हम ना एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर हमने क्या करना है, देखो मैंने मान के चलो एक बॉक्स बनाना है ना। बॉक्स तो यहाँ पे 3D तो है नहीं, मैं यहाँ पे 2D का ही बना लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने एक मान के चलो एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अब मैंने जैसे रेक्टेंगल बनाया, तो ये ओरिजिन पे बनेगा ना, ये इधर बनेगा ना, इधर बनेगा ना, इधर बनेगा ना, इधर बनेगा। इनने बनना कहाँ है, ओरिजिन पे बनना है। ठीक है जी। अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाऊं, ध्यान से देखना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लगाई है, ये ना लगाऊं, तो ये कहाँ पे आ रहा है, बीच में बनेगा ये वाला। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाऊंगा, तो यानी कि हमारा ओरिजिन कहाँ है, बीच में है। इस चीज को ध्यान में देना। ठीक है जी। अब अब ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट स्पेस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस बाहर के ग्राफ को भूल ही जाओ। क्योंकि एक नया ऑब्जेक्ट जब बनता है ना, उसे नहीं पता होता मुझे कहाँ ऐड होना है, कहाँ नहीं होना, मुझे ओरिजिन पे जाना है या कहाँ जाना है, उसको कुछ नहीं पता होता। वो बस एक सिंपल सा बॉक्स बन के तैयार हो जाता है कहीं पर भी। ठीक है। अब उसको बाकी के सीन में किस तरीके से वो ऐड हो रहा है, उसको बोलते हैं मॉडल स्पेस। तो हमारे पास दो स्पेस हो गए, एक हो गया ऑब्जेक्ट स्पेस और एक हो गया मॉडल स्पेस। अब मान के चलो, हम ऑब्जेक्ट स्पेस की अगर बात करें, इनिशियली सबसे पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्पेस। तो एक स्क्वायर बन के हमारे पास तैयार हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर क्या होगा, इसके अपने कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। बाहर कौन से कोऑर्डिनेट हम यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता भैया हमें, इसके अपने कुछ, ये ग्राफ प्लॉट करेगा, अपने कोऑर्डिनेट बनाएगा। मान के चलो, ये पॉइंट तो हो गया इसका ओरिजिन। ठीक है जी। ये वाला पॉइंट हो गया इसका ओरिजिन। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हो गया इसका, मान के चलो, इस वाले पॉइंट को हम कॉल करते हैं, इसको पॉइंट बोल रहा है ये 1, 0। ठीक है जी। इस वाले पॉइंट को ये बोल रहा है 1, 1। इस वाले पॉइंट को बोल रहा है 1, -1। ठीक है जी, यानी इसके अपने कोऑर्डिनेट चलेंगे। वर्ल्ड में क्या है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। हमने एक नई शेप बनाई है, उसके अपने कोऑर्डिनेट हो गए। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तू एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर ले, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेगा, थोड़ा इधर भी कर सकता है, थोड़ा इधर भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है मैंने कैसे बताया हुआ है। यानी इसका अपना सारा कैलकुलेशन चल रहा होगा। ठीक है। बट 3D सीन के अंदर तो हम क्या करते हैं भाई, वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं पूरे के पूरे। अब वर्ल्ड के अंदर तो भाई और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा। इसको कुछ नहीं पता। ठीक है जी, इस वाले को कुछ भी नहीं पता उसका, इसका अपना ही कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम चल रहा है सारा का सारा। अब इसको हमारे पूरे वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अगर हम बात करें, वो कैसे की जाएगी। ठीक है, अब मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ। तो वही बात आ जाती है अपनी, जो कि मैंने अभी सबसे पहला डायग्राम बनाया था, ये वाला। अब ये बात हो रही है पूरे वर्ल्ड की। ये हमारा पूरा वर्ल्ड है भाई। ठीक है। और जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है, वो तो कहाँ बन जाता है, ओरिजिन पे बन रहा है। ठीक है। अब ये तो इसका अपना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम था इसका। अब अब हम पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है जी। पहले हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम देख रहे हैं वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है हमारे, अगर ऑब्जेक्ट वाले में हम बात करें, तो हमारा जो ओरिजिन बन रहा था वो कहाँ पे बन रहा था, वो तो बन रहा था जी यहाँ पे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर पे। ठीक है। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या बन रहा है कि हमारे ऑब्जेक्ट जो हमने ऐड किया है, उसका ऑब्जेक्ट स्पेस वो भी सेंटर में आ रहा था, और ये जो हमारा वर्ल्ड है, इसका ओरिजिन भी सेंटर में आ रहा है। ठीक है। अब मान के चलो, मैं इस स्क्वायर को यहाँ बजाय मैं ट्रांसफॉर्म करके इधर बनाता हूँ। मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ इधर बना रहा हूँ। अब वर्ल्ड स्पेस और ऑब्जेक्ट स्पेस में क्या फर्क बन रहा है, देखो जो वर्ल्ड स्पेस का ओरिजिन है,
वो कहाँ बनेगा अब? वो बनेगा यहाँ पे, ये वर्ल्ड स्पेस का ओरिजिन हो गया। लेकिन अभी भी जो ऑब्जेक्ट स्पेस का, यानी कि इस स्क्वायर का जो ऑब्जेक्ट स्पेस है, उसका ओरिजिन कहाँ बन रहा है? वो बन रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो जब भी हम कोई ज्योमेट्री बनाते हैं, वो हम कहाँ बनाते हैं भाई? ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर बनाते हैं हम। ठीक है, ये जो पूरा हमारा ये ऑब्जेक्ट स्पेस है, हम इसी के अंदर ज्योमेट्री बनाएंगे। फिर हमें बताना पड़ता है कि वर्ल्ड में इसको कहाँ रखना है। बाय डिफॉल्ट वो वर्ल्ड में कहाँ रखेगा? बाय डिफॉल्ट तो वो रखेगा बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर, इस जगह पे। लेकिन हमें बताना है कि वर्ल्ड के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म कर। तो यहाँ पे आप देखोगे, जो ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है ना, ये ऑब्जेक्ट स्पेस में नहीं अप्लाई होगी, ये वर्ल्ड के अंदर अप्लाई होगी। ठीक है, अब वर्ल्ड पे तो चलो हम आ गए, हमने बता दिया कि वर्ल्ड में कहाँ जाना है। अब इसके बाद एक चीज और भी है देखने लायक। देखो यार, अगर इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, अब इसके बाद एक आता है व्यू स्पेस। अभी तक हमने दो स्पेस देखे, ऑब्जेक्ट स्पेस और वर्ल्ड स्पेस। अब व्यू स्पेस क्या चीज है? देखो यार, अगर आप मान के चलो रियल वर्ल्ड की बात करें, आपकी दुनिया सारी स्टिल पड़ी है, तो मान के चलो ये हमारे पास सीन है। इसके अंदर यहाँ पे एक पहाड़ बना हुआ है। ये मान के चलो एक पहाड़ सा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैं कैमरे पे देख रहा हूँ, ये मेरी कैमरे की स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे को। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे ना लेफ्ट राइट की साइड मूव करना स्टार्ट कर दूंगा अपने कैमरे को लेके। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेरा पहाड़ है ना, पहले तो मुझे बिल्कुल इधर दिख रहा था। जब मैं थोड़ा सा मूव कर जाऊंगा, फिर अपनी स्क्रीन को चेक करूंगा, तो पहाड़ की पोजीशन ही बदल जाएगी। ठीक है, पहाड़ अब थोड़ा सा मैं मूव करने के बाद पहाड़ मुझे इधर दिखने लगेगा। इधर के एरिया में कुछ और नई चीजें दिखाई देंगी मुझे। ठीक है, तो अब पहाड़ मूव हुआ है या हम मूव हुए हैं? पहाड़ तो वहीं का वहीं पड़ा है। तो अगर पहाड़ को मैं एज ऑब्जेक्ट लेके चलूं, पहाड़ का भी कुछ अपना ऑब्जेक्ट स्पेस होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ल्ड स्पेस भी है। अब इसमें कौन सा मूव हो रहा है? ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर मूवमेंट हो रही है या वर्ल्ड स्पेस के अंदर मूवमेंट हो रही है? तो बात आती है, कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रही, ना ऑब्जेक्ट स्पेस में हो रही है ना वर्ल्ड स्पेस में हो रही है। मूवमेंट हो रही है व्यू स्पेस के अंदर। यानी कि हम जिस जिस जगह से चीजों को देख रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा सीन कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी जो करंट मूवमेंट हुई है वो कैमरा को लेके हुई है, तो कैमरा कहाँ किस पे लाई करता है? व्यू स्पेस के अंदर, कि हम चीजों को कैसे देख रहे हैं। ठीक है, और व्यू स्पेस में की एक खास बात है, ये उल्टी चलती है। उल्टी कैसे चलती है? मान के देखो यार, यहाँ पे हम कहाँ पे मूव हुए थे? हम राइट की साइड में मूव हुए थे, है ना? हम राइट में मूव हुए हैं। लेकिन जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं सीन के अंदर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं? लेफ्ट के अंदर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी व्यू स्पेस होती है, ये चलेगी उल्टी। उल्टी को हम एक तरह से बोलते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में कि इनवर्स चलेगी ये। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमने तीन तरह के स्पेसेस देखे हैं, एक ऑब्जेक्ट स्पेस, एक वर्ल्ड स्पेस और एक व्यू स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस था, कोई भी हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो इनिशियली अपने खुद के स्पेस में क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड स्पेस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था, वो वर्ल्ड में कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम किस एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, उसको बोलेंगे व्यू स्पेस। अगर हमारा चीज़ों को देखने का एंगल चेंज हो जाएगा, तो हमारा सीन फिर से चेंज हो जाएगा। हमें ऐसा फ़ील होगा कि चीज़ें जो है मूव कर रहे हैं। मान के चलो आप ट्रेन में जा रहे हो, खिड़की से बाहर देख रहे हो, तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ पीछे-पीछे मूव हो रहा है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी पीछे नहीं जाता, आप खुद आगे जा रहे होते हो। तो यानी कि व्यू स्पेस के अंदर अगर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो वो भी हमारे सीन को अफ़ेक्ट करती है, और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि मूव कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। और एक चीज़ हमने और देखी कि व्यू स्पेस के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है, वो इनवर्स में चलेगी। ओके, तो ये हमने तीन तरह के स्पेसेस देखे। अब इसके बाद एक आता है कंसेप्ट प्रोजेक्शन का। अब प्रोजेक्शन क्या चीज है? यार देखो, सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं थ्री डी के अंदर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं थ्री डी के अंदर, बट जो हमारी स्क्रीन है वो तो टू डी है। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पर बॉक्स क्रिएट किया था, ये वाले दो बॉक्स क्रिएट किए हुए हैं, ये है तो थ्री डी, लेकिन हम दिखाई तो हमें टू डी में दे रहे हैं भाई। हमारी जो स्क्रीन है वो तो टू डी है ना, वो तो थ्री डी नहीं हुई अभी तक, वो तो टू डी ही चल रही है। तो ये काम कैसे हो रहा है? तो देखो, इसको भी बोलते हैं, एक तरह की मैपिंग होती है कि प्रोजेक्शन करना। प्रोजेक्शन का मतलब, जो भी हमारी थ्री डी चीजें हैं, उनको टू डी में प्रोजेक्ट करना। ये 1D के लिए भी किया जा सकता है। मान के चलो कोई आपके पास 2D, कोई 2D ऑब्जेक्ट है। 2D क्या होता है बेसिकली? मान के चलो एक लाइन है, ठीक है? तो उस लाइन को आपने 1D में प्रोजेक्ट करना है, तो वो कैसे करोगे? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है जी? अब इस ग्राफ के अंदर एक लाइन पड़ी है ये, ठीक है जी? ये एक लाइन पड़ी है इस ग्राफ में। अब ये तो 2D में है लाइन, ठीक है जी? ये हो गया हमारा Y और ये हो गया हमारा Z। ठीक है, ये तो लाइन 2D में है। अब मुझे इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। प्रोजेक्शन में कहाँ-कहाँ फाइंड कर सकता हूँ? इसको प्रोजेक्शन फाइंड करने का क्या मतलब? मतलब डायमेंशन ही कम करते हैं ना हम, ठीक है? तो इस 2D लाइन को 1D में कैसे-कैसे किया जा सकता है? एक तो मैं इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग क्या प्रोजेक्शन बन रही है, वो क्या आएगी? ये वाली लाइन, ठीक है? यानी एक तरह से आप परछाई भी बोल के चल सकते हो कि परछाई क्या बन रही है इसकी, ये, ठीक है? तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, हमें ये इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करने की कोशिश करूँ अलोंग वाई एक्सिस, तो वो कैसी बनेगी? वो कुछ बनेगी इधर, इधर तक, है ना? तो लाइन कैसे ड्रॉ होगी यहाँ पे? ये लो जी, ये इसकी प्रोजेक्शंस हो गई। अब इन प्रोजेक्शंस को फाइंड कैसे किया जा सकता है? सिंपल है, आपको क्या फाइंड करना होता है? सिंपल, ये वाला जो आपका एंगल बन रहा होता है, ये कितना है?
ठीक है? ये एंगल एक बार आपने फाइंड कर लिया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो तो आपको मिल जाएगी कॉस थीटा। मान के चलो ये एंगल जो था ये हमारा थीटा आ रहा था, तो अगर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो हम लिख देंगे कॉस थीटा, और अगर हमें वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो हम यूज़ करते हैं साइन थीटा का। तो सिमिलर काम जैसा हम यहाँ पे 2D में कर रहे हैं, ये काम 3D में भी किया जा सकता है। 3D में हमारे पास सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जहाँ पे हमें प्रोजेक्शन निकालनी होती है एक्स एंड वाई। देखो 3D ऑब्जेक्ट में तो 3 रहेंगे एक्स, वाई एंड ज़ेड, लेकिन जब हम प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे तो वो कौन से उसमें फाइंड करेंगे? एक्स एंड वाई के अंदर ओनली। ठीक है? तो अब ये जो बॉक्स पड़ा है इसकी भी हमें प्रोजेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। अब प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास अलग-अलग तरीके की मैट्रिसेस हैं। जनरली हमारे पास 2 टाइप की मैट्रिसेस हैं। मान के चलो ये हमारा कैमरा है, ठीक है जी? यहाँ पे हमारे सीन की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे हमारे सीन की एंड हो रही है। बाउंड्री हम कंसीडर करते हैं बिकॉज़ सीन तो बहुत लंबा चलता रहेगा, तो कितने आगे तक के ऑब्जेक्ट्स को हमें प्रोसेस करना है, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी होती। हमें जितनी भी चीज़ें दिखानी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने पोर्शन में दिखानी है। या मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये हमारा कैमरा है। अब इसका व्यू किस तरीके से बन रहा होगा? या तो आप सीधा-सीधा बना लो इस तरीके से कि इस पार्ट के बीच में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, मुझे सिर्फ़ वही दिखाई देंगी, ठीक है? या तो एक ये हो गया, इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन। ये हो जाएगी आपकी ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन। यहाँ पे कुछ भी पॉइंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ पड़ा है वो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ पड़ा है वो नहीं दिखाई देगा, यहाँ कुछ पड़ा है वो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ पड़ा है वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है? ये हमारा होता है ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन, ठीक? और इस प्रोजेक्शन की ख़ास बात ये होगी, कोई ऑब्जेक्ट चाहे पास में पड़ा हो, ठीक है? वही ऑब्जेक्ट को अगर मैं दूर लेके देखो पास में कोई चीज़ होती है जनरली हमने देखा होगा पास में कोई चीज़ होती है तो वो बड़ी दिखाई देगी और जैसे-जैसे वो दूर जाती रहती है वो छोटी होती चली जाती है। बट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होगा जो चीज़ पास में पड़ी है अगर उसको मैं दूर भी लेके चला जाऊँगा ना तो वो उतनी ही दिखाई देगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है? देखो इसको अगर मैं दूर ले जाता हूँ, तो भी मुझे ये उतनी ही दिखाई देगी। उसमें उसके साइज़ में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये खास बात होती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। ठीक है? बहुत सारी गेम्स इसको यूज़ करती हैं। अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। नहीं ज़रूरत है अगर तो आप इसको यूज़ मत करना। इसके अलावा हमारे पास एक और तरह की प्रोजेक्शन आती है, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है, आपकी ये जो कैमरे की बाउंड्रीज़ मैंने बताई थी, ये चलती है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मतलब फैलती रहेंगी और ये एक तरह का फ्रस्टम बना लेती हैं। फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम भी एक तरह का आप क्यूब या 3D शेप मान के चल सकते हो, ठीक है? फ्रस्टम की अगर हम शेप निकालें, फ्रस्टम देखो कुछ इस तरीके का होता है फ्रस्टम, मतलब थोड़ा कटा हुआ सा कोन टाइप का है, ठीक है? तो इसकी ये वाली जो इनिशियल स्टार्टिंग होती है वो इस जगह पे आएगी और एंडिंग आ जाएगी इस जगह पे, ठीक है? तो ये एक तरह का फ्रस्टम बन जाता है आपके पास। और आपको सिर्फ़ इस फ्रस्टम के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही दिखाई देंगी। अब इस प्रोजेक्शन की ख़ास बात ये होती है कि ये रियल वर्ल्ड की तरह काम करती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है जी? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो वो आपको बड़ा दिखाई देगा। उसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं दूर लेके चला जाता हूँ, तो वो बहुत ही एकदम छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा, ठीक है? ऑब्जेक्ट सेम है बट दूर है वो तो बहुत ज़्यादा छोटा है, पास है तो बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये होती है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जिन एफपीएस वगैरह की जितनी गेम है उसमें ये यूज़ की जाती है। जो ऑर्थोग्राफ़िक होती है वो जनरली ऐसा होता है कि जब हमें 3D सीन को 2D पर्सपेक्टिव के साथ दिखाना होता है मतलब 2D दिखाना होता है उसमें डेप्थ वगैरह में इतनी दिखानी होती है तो हम ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। बट जब हमें प्रॉपर 3D गेम बनानी है, हम 3D पूरा पर्सपेक्टिव दिखाना चाह रहे हैं तो हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब 3GS के अंदर ये कैसे कंट्रोल होगा? जो भी हम कैमरा बना रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पता हो, हमने यहाँ पे बनाया पर्सपेक्टिव कैमरा तो ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की तरह काम करेगा और यहाँ पे हमने एक एंगल दिया हुआ है 75। अभी 75 के मतलब ये क्या वैल्यू होती है? मैं तो एंगल बोल रहा हूँ बट ये वैल्यू क्या है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो ये जो फ्रस्टम क्रिएट हुआ है ना हमारे पास, यही है, ठीक है? अब इस फ्रस्टम को अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी तो मैंने यहाँ खत्म कर दिया, इसकी मैं एक और शेप बनाता हूँ, ठीक है? मान के चलो, अभी तो ये मेरा फ्रस्टम है ना, ये। अगर मैं इन लाइन्स को यहाँ पे खत्म ना करता और आगे तक ले जाता, तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, तो यही एंगल है हमारा 75 जो लिखा हुआ है। अब इस एंगल को चेंज करने से क्या होता है? इस एंगल को चेंज करने से बस यही होता है कि हम ज़्यादा व्यू को कवर कर पाएँगे। मान के चलो ये एंगल हमारा बहुत ही ज़्यादा हमने कर दिया, ऐसे। तो हम एक ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर पा रहे हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट इधर भी पड़ा है, पहले तो वो दिखाई ना देता, लेकिन जब हमने एंगल बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल भी हमें दिखाई देने ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमें दिखाई देने लग जाएगा। इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? अभी ये हमारी शेप है जी। अगर मैं इसके फ्रस्टम को कर दूँ भई बहुत छोटा बस 5 ओनली 5। अब देखो, ये क्या हो गया? हमें बहुत कम चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
थोड़ा-सा हम ज़ूम आउट करते हैं, तो ये देखो, अब हमें पता लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़े हुए थे। तो डिफ़ॉल्ट जो हो गया हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। अब 75 से बढ़ा के, हमारा जो ओरिजिनल था वो 75 था, इससे बढ़ा के अगर हम इसे कर दें 180 का, तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट जो है गायब से ही हो गए, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा कर दिया हमने, इतना ज़्यादा भी नहीं करना था कि वो एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए, ठीक है? 180 180 पे हमें ये दिखाई दे रहा है, 180 सॉरी 100, ठीक है जी? तो ये हो गया हमारा फ्रस्टम का एंगल। अच्छा, इसके अलावा हमने कैमरा के अंदर क्या दिया था, नियर प्लेन एंड नियर डिस्टेंस एंड फार डिस्टेंस। अब ये क्या था, देखो नियर डिस्टेंस तो ये था कि कैमरा अगर यहाँ पे है तो मुझे यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके और फार डिस्टेंस यानी इस पॉइंट तक की चीज़ें देखनी है। यानी कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, और कोई चीज़ अगर यहाँ पे पड़ी है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। इसके बीच में जो पड़ा है सिर्फ वही हमें दिखाई देगा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो यार, इसका करने का रीज़न ये है बिकॉज़ यहाँ पे तो ये डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट कितना भी आगे तक जा सकता है। अब इतना आगे तक की चीज़ों को अगर हम प्रोसेस करेंगे तो हमारे ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। उस लोड को कम करने के लिए हम रेंज बता देते हैं कि तू इतने से इतने के बीच में ध्यान रख, बाकी की तुझे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रीज़न है कि ये वैल्यू हम देते हैं। तो प्रोजेक्शन आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कैसे होती हैं, कि ये सारा कब काम हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, किस पॉइंट पे आके हो जाता है। एक पॉइंट तो यही था कि यहाँ पे आप बता देते हो मैश डॉट पोजीशन, ठीक है? इसके अलावा आप कहाँ पे कर सकते हो? यहाँ पे। वैसे बेसिकली होता सारा काम यहीं पर ही है, सारा काम यहीं पे होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो रही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इतना पार्ट जो है ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है? ऑब्जेक्ट स्पेस से, यानी कि किसी भी वर्टेक्स की पोजीशन क्या होगी, मान के चलो जब मैं एक क्यूब की बात करता हूँ, उस क्यूब का एक पॉइंट जो है वो कहाँ से मिलता है हमें, ऑब्जेक्ट स्पेस से मिलता है। तो ये वाला पोर्शन जो है इस इक्वेशन का ऑब्जेक्ट स्पेस से आ रहा है, ठीक है? ये वाला पार्ट जो है मॉडल व्यू मैट्रिक्स, ठीक है? ये पार्ट को मैं थोड़ा सा डिवाइड भी कर सकता हूँ दो पार्ट में। एक इसको मैं लिख सकता हूँ व्यू मैट्रिक्स, एक इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है? ये देखो अभी भी सेम ही रिजल्ट है हमारे पास। तो ये पार्ट जितना था ये आया था हमारे पास ऑब्जेक्ट स्पेस से। इनिशियली सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट स्पेस में। ऑब्जेक्ट स्पेस से फिर हम वर्ल्ड स्पेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि ये वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो वो कहाँ पे आ गया हमारा मॉडल मैट्रिक्स से। अब देखो ये ना मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स बेसिकली एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये कैलकुलेशंस को थोड़ा-सा आसान बना देगा। एक ही काफ़ी बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलाज़ को एक सिंगल लाइन के अंदर आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारी इंटरनल इक्वेशंस परफ़ॉर्म हो जाएँगी। तो ये आपका थोड़ा-सा काम कन्वीनियंस दे देगा आपको, इस वजह से मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी हमारी ट्रांसफ़ॉर्मेशन वगैरह अप्लाई कर देगा कि वर्ल्ड के अंदर ये कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारा होता है कैमरा के जो व्यू मैट्रिक्स है कहाँ पे आएगा, ये कैमरा से लिया जाएगा, और कैमरा की पोजीशन क्या है, कैमरे का ज़ूम लेवल क्या है, कैमरे की रोटेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे इस ऑब्जेक्ट को सही से पोजीशन कर देगा। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम कैमरा लेके राइट में मूव करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में मूव होना चाहिए, तो वो कौन करेगा? आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय दिस। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या करेगा बेसिकली, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 3D पॉइंट्स थे दोनों। मतलब ये दोनों क्यूब जो है ये बेसिकली थे 3D, बट जब स्क्रीन पे दिखाने हैं तो इनकी पोज़ीशंस को 2D में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि देखो हमारी स्क्रीन जो है वो 2D ही है। स्क्रीन 3D नहीं होगी है, स्क्रीन 2D ही है, तो वो काम ये करेगा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। अगर मैं इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को हटा दूँगा तो वो काम नहीं होगा 3D को 2D में कन्वर्ट करने वाला। तो अभी भी हो सकता है ये कहीं पर ड्रॉ हो रहे हों। ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्रॉ नहीं हो रहे होंगे, बट दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज़ हमें नहीं पता वो कहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। ढंग से हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, कैमरे की उसमें आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे, स्क्रीन के ऊपर सही से आ पा रहे हैं, नहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा लेफ्ट में हो सकता है, बहुत ज़्यादा राइट में हो, कहीं ऊपर बन रहे हो, नीचे बन रहे हो, कहाँ बन रहे हैं, हमें नहीं कुछ नहीं कह सकते। ठीक है? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स देना ज़रूरी है। अगर हम मॉडल मैट्रिक्स हटा देंगे, मॉडल मैट्रिक्स क्या बोलता था कि वर्ल्ड के अंदर तुम कहाँ पे पड़े हो, वो बताता है मॉडल मैट्रिक्स। तो अगर मैं मॉडल मैट्रिक्स को हटा दूँ, फिर क्या होगा? ये देखो, मैंने बताया था ना आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इनिशियली वो बनता है ओरिजिन पे, ठीक है? उसके बाद वर्ल्ड में उसको ट्रांसफ़ॉर्म किया जाता है कि वर्ल्ड में कहाँ पे पड़ा है। अब वर्ल्ड में जो चीज़ उसको मूव करवा रही थी कि वर्ल्ड में तू कहाँ पे पड़ा है, जो चीज़ उसको ये बता रही थी, उसी चीज़ को हमने हटा दिया। अब इसको कोई बता ही नहीं रहा कि वर्ल्ड में तू कहाँ पे पड़ा है। तो दोनों क्यूब जो थे वो एक ही जगह पे आ गए ओरिजिन पे। हमें लग रहा है कि वो एक है, जबकि वो एक नहीं है, वो 2 ही है। बट क्योंकि अब उनको कोई बता ही नहीं रहा कि वर्ल्ड में तुम्हें कहाँ पे जाना है, तो वही जो डिफ़ॉल्ट उनका होता है कि ओरिजिन पे दिख रहा है, तो ओरिजिन पे दिख रहे हैं, ठीक? इसीलिए ये हमने क्या कर दिया, हाँ, मॉडल मैट्रिक्स ये देना ज़रूरी है। अब उसके बाद हमारा आता है व्यू मैट्रिक्स। व्यू मैट्रिक्स को अगर मैं हटा दूँ, ठीक है? तो कैमरे के अकॉर्डिंग इनकी क्या पोज़ीशन रहेगी वो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है? लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट एज़ वेल। अब कैमरे के अकॉर्डिंग इनकी पोज़ीशन ये बन मतलब बिना कैमरे के ये यहाँ पे दिखाई दे रही है।
अब अगर मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ या फिर ऑर्बिट कंट्रोल्स हमने अप्लाई किया हुआ है, उसका सीन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ बट इफ़ेक्ट पड़ नहीं रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? देखो यार, जब हम ऑर्बिट कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं तो वो कैमरे को ही तो इधर-उधर मूव करते हैं। अब कैमरे की पोज़ीशन के अकॉर्डिंग हमारी इमेज कैसी बननी चाहिए, हमारे ऑब्जेक्ट कैसे दिखने चाहिए, वो कौन बता रहा था? व्यू मैट्रिक्स बता रहा था। व्यू मैट्रिक्स को ही हमने हटा दिया। व्यू मतलब कैमरा का पूरा लिंक ही हटा दिया हमने इस इक्वेशन से। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा व्यू है उसको वापस ले आएँगे। व्यू मैट्रिक्स आ गया वापस। अब जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें जनरली हम क्या करते हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना ही करना होता है, ठीक है? इसी वजह से हमारे पास आता है मॉडल व्यू मैट्रिक्स, उन्होंने बना दे दिया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड सडनली, मुझे पता नहीं क्या हुआ बट मेरा क्रोम जो है वो क्रैश हो रहा था। तो हम फायरफॉक्स के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं हम, ठीक है? तो ये थी आपकी जो बेसिक ये मैट्रिसेस थे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, इनका क्या मतलब था। ओके, अब इसके बाद आते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे होती है। अभी तो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी चीज़ को इधर मूव कर देना, स्केल कर देना, रोटेट कर देना, वो सब। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे होगी, इस चीज़ को ध्यान देना। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो 3 टाइप की हैं। ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। इसमें ट्रांसलेशन जो है और स्केलिंग जो है वो काफ़ी आसान है, रोटेशन में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ट्रांसलेशन अप्लाई करने के मेरे पास 2 मेथड हैं, या तो मैं मैट्रिक्स का यूज़ करूँ या बिना मैट्रिक्स से काम करूँ। तो पहले हम बिना मैट्रिक्स से करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मैट्रिक्स का यूज़ करके कैसे किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले एक वेक 4 बना लेंगे। ट्रांसलेटेड इज़ इक्वल टू वेक 4, हमें एक नया वेक 4 क्रिएट करना है, जो कि कहाँ से मिलेगा? पोज़ीशन से, और एक लास्ट में हमने 1.0 ऐड कर देना है। अब पोज़ीशन को यूज़ करने की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे? ये ट्रांसलेटेड का यूज़ करेंगे, नया पॉइंट हमारा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब मैं प्लस करूँगा वेक 4 0,0,0,0। अभी तक कुछ नया चेंज नहीं आया, अब चेंज आएगा यहाँ पे। अब ये जो मैंने 0 लिखा हुआ है ना, इसको मैं चेंज कर दूँगा 10 में। ये देखो, थोड़े शिफ्ट हो गए हमारे क्यूब्स। अब इस 10 को मैं चेंज कर देता हूँ 20 में। और ज़्यादा शिफ्ट हो गए, इसको चेंज कर देता हूँ 30 में। और ज़्यादा शिफ्ट हो गए, इसको चेंज कर दूँगा 40 में। ठीक है जी? इसी तरह ये ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब अगर मुझे उसके ऊपर लेके जाना है, तो जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, जो कि वाई कोऑर्डिनेट है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ 50। ये देखो, हमारे ऑब्जेक्ट जो ऊपर चले गए, ठीक है? तो ये होता है ट्रांसलेशन। सिंपल था। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब बनाते हैं एक वेक 4 स्केल इज़ इक्वल टू वेक 4 ऑफ पोज़ीशन, 1.0 मल्टीप्लाइड, इस केस में हमें मल्टीप्लाई करना है। 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 स्केल्ड, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिख दी है। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स, वाई एंड जेड है ना हमारे पास। अब आप कहोगे लास्ट में एक 1 भी है, 1 किसी और काम के लिए यूज़ होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें एक्स, वाई, जेड पर फोकस करना है। मैं चाहता हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन में स्केल हो जाए। तो मैं यहाँ पे 1 को चेंज करके 4 कर दूँगा। लो, ये एक्स डायरेक्शन में स्केल हो गए, मर्ज से हो गए आपस में ही। तो ये मर्जिंग हटाने के लिए थोड़ा कम स्केलिंग करते हैं। अच्छा, ये अभी भी मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ी और कम करते हैं। अभी भी मर्ज हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही हमने पास बना दिया शायद। 1.5, हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में हमने स्केलिंग कर दी। अब सिमिलरली हम वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं स्केलिंग। ये लो, ये वाई डायरेक्शन में स्केलिंग हो गई। इसी तरह जेड डायरेक्शन में करनी है अगर, तो ये लो जी, जेड डायरेक्शन में भी अब स्केलिंग हो गई। तो ट्रांसलेशन के लिए हमने कोई वेक्टर एक नया ऐड किया था, स्केलिंग के केस में हमने मल्टीप्लाई करा एक नए वेक्टर से। ओके, रोटेशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इससे। रोटेशन के केस में क्या होता है, एक्स और वाई में ना थोड़ी सी हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो वो हम डायरेक्ट, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलना, ठीक है जी? मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं घुसना चाहता उसकी। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं मैट्रिसेस के साथ हमें ये काम कैसे करना है। अब मैं एक नया बनाता हूँ, वेक 4 ट्रांसलेटेड मैट, वेक नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमें मैट लेना पड़ेगा। मैट 4 इज इक्वल टू मैट 4। अब इसके अंदर हमें एलिमेंट्स बताने हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से बताने हैं? सबसे पहले तो हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल में 1 होता है। वो मैं बताता हूँ, एक बार बना के दिखाता हूँ, तो जिनको नहीं पता वो लोग देख लेंगे। हमने सबसे पहले लिखना 1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 0, 0। अब क्योंकि हम मैट 4 बना रहे हैं, 4 डायमेंशन का बना रहे हैं, तो हमें 4 एलिमेंट देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाना है, फिर से हमें 4 एलिमेंट देने हैं, और इस बार हमें क्या बना लिखना है, पहला एलिमेंट 0, उसके बाद 1.0, 0.0, 0.0, फिर से
सिमिलर हमें काम करना है। इस बार हमें थर्ड पोजीशन पे देना है 1, बाकी 0। उसके बाद लास्ट 0.0, 0.0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो यहाँ पे हमने ये जो डायगोनल बन रहा है, ये देखो डायगोनली हमने क्या किया है, 1 1 1 लिख दिया है, और 4 हमने रोज दी हैं और 4 हमने कॉलम्स बनाए हैं, बिकॉज ये मैट 4 टाइप का है तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाना है। तो 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब ट्रांसलेशन किस तरीके से की जा सकती है, तो ये ध्यान से देखना। जो ये हमारा पोजीशन था, दोबारा हम लिख देते हैं पोजीशन, जो कि ओरिजिनल आ रहा था, पोजीशन कुछ गलती लिख दिया मैंने। हाँ, इसको हमें वेक 4 में कन्वर्ट करना पड़ता था, कर देते हैं। ये लो, ठीक है जी, हमारे ये बन गए, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कोड था। अब हम इस मैट्रिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ट्रांसलेटेड मैट से, ठीक है जी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये खास बात होती है कि इसको मल्टीप्लाई किया नहीं किया एक ही बात होती है। इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। अब हम इस आइडेंटिटी मैट्रिसेस में थोड़े से चेंज करेंगे। चेंज कहाँ पे करना है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो हमारे पास लास्ट रो है, इसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। तो लास्ट रो के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो एक्स को डिनोट कर रहा है, सेकंड वाई को और थर्ड जेड को। तो अगर मैं एक्स के अंदर चेंज करता हूँ, इसको 50 अगर मैं बना देता हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो राइट में मूव कर गया। और अगर मैं वाई के अंदर चेंज करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा। अगर मैं जेड के अंदर चेंज करूँगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, तब दिखाई देगा हमको, क्योंकि वो काफ़ी पीछे जा चुका है। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रांसलेटेड मैट्रिक्स। अब इसके अलावा हमारे पास एक स्केलिंग के लिए भी हम बनाएंगे। स्केलिंग के लिए भी सिमिलर ही हमें मैट्रिक्स बनाना है, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्केल्ड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जाएंगे तो सबसे पहले हम इस ट्रांसलेशन को भी मैं 0 ही कर देता हूँ ताकि हमें दिखाई दे जाए। ठीक है जी। तो अब स्केल मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, स्केल मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे 1 1 1 होते हैं, हमें सिर्फ इन पहले 3 वंस के ऊपर ही काम करना है, लास्ट वाले पे मत जाना अभी। तो इनके अंदर जो पहला 1 है ये एक्स को डिनोट करेगा, सेकंड वाला वाई को और थर्ड वाला जेड को। तो वो हम करके देखते हैं यहाँ पे। इसको मैं बनाता हूँ कि भाई एक्स डायरेक्शन में तू डबल हो जा। अभी नहीं हुआ बिकॉज़ हमने यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट तो कर लिया, बट नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो इसको यहाँ से हटा के ट्रांसलेटेड की जगह डाल देते हैं। अब आप देखो ये एक्स डायरेक्शन में स्केल अप हो गया। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 1.5, ये ठीक है। इसी तरह अगर मैं वाई के अंदर स्केलिंग करना चाहता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 5, देखते हैं 5 कितना हो रहा है। ठीक है जी, वाई के अंदर भी स्केलिंग जा रही है। इसी को अगर मैं जेड के अंदर करना चाहूँ, अभी जेड के अंदर भी हमारे पास स्केलिंग आ गई। तो स्केलिंग का मैट्रिक्स भी हमारे पास एकदम सही से काम कर रहा है। अब इसके अलावा रोटेशन, अब रोटेशन कैसे करनी है वो ध्यान देना। देखो यार, रोटेशन आप एक्स एक्सिस के अलोंग कर सकते हो, वाई एक्सिस के अलोंग कर सकते हो और जेड एक्सिस के अलोंग कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर हम मान के चलें कि हमें जेड एक्सिस के अलोंग करनी है, तो जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन का क्या मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट जेड, जो हमारे ऑब्जेक्ट का जेड है वो चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग रोटेशन करनी है, तो हमारा एक्स जो है वो सेम रहेगा, वाई और जेड हमारे रोटेट करेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन करनी है, तो वाई सेम रहेगा, सिर्फ एक्स और जेड जो है वो मूव करेंगे। ठीक है? तो हर एक रोटेशन के लिए हमारे पास एक अलग मैट्रिक्स बनेगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट 1। ठीक है? अब मैं बनाता हूँ रोटेशन एक्स, ध्यान से देखो, फिर से मैं करूँगा मैट 4। सेम यही वाले कोऑर्डिनेट हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैट 4 तो मैं बना रहा हूँ, बट 4 एक्स, कि एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन करनी है तो वो कैसे की जाएगी। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मेरा एक्स तो सेम रहेगा, तो ये पहली रो जो है इसको आप एक्स के लिए मान के चलो। ठीक है? अब एक्स के लिए अगर ये रो है तो सेकंड रो को मैं वाई के लिए मान के चलूँगा, थर्ड रो को मैं जेड के लिए मान के चल रहा हूँ। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ बेसिकली आपको ये। तो यानी कि एक्स अगर पहली है, एक्स एक्स जो है वो पहली रो अगर एक्स को डिनोट कर रही है, तो एक्स के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, बिकॉज़ हमारी रोटेशन जो है वो एक्स के अलोंग होने वाली है। हमें वाई और जेड में चेंज करना है। अब चेंज भी कैसे करना है वो ध्यान देना। सबसे पहली चीज़, पहली रो भी एक्स है और पहला कॉलम जो हमारा ये भी एक्स है, तो यानी कि पहले कॉलम के अंदर भी कोई चेंज नहीं करना। तो कौन से हमारे पास बच गए? ये वाले बच गए और ये वाले बच गए। ठीक है? लास्ट रो और लास्ट कॉलम इनको तो कभी छेड़ना ही नहीं है। फिर हमारे पास कौन से बच गए? हमारे पास एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। ठीक है? हमने एलिमिनेट क्या-क्या किया, जो पहली रो थी वो एक्स के लिए हम मान के चल रहे हैं, डिनोट कर रही है। ठीक है? तो हमने उसको स्किप कर दिया। जो पहला कॉलम है वो भी एक्स को डिनोट कर रही है, तो हमने उसको भी स्किप कर दिया। लास्ट वाली रो को तो हमने छेड़ना ही नहीं है। लास्ट वाली रो और लास्ट वाला कॉलम, तीनों रोटेशंस के अंदर। बचे कौन से? सिर्फ ये एलिमेंट बच गए।
ये 2 और ये 2। अब इनके ऊपर भी काम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है सबसे पहले हम ऊपर एक एंगल डिनोट कर लेते हैं, फ्लोट एंगल एक्स इक्वल्स टू, अभी हम इसको 0 रखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है इस 1 को हटा के, जो 4 एलिमेंट बचे थे इसमें से इस 1 को हटा के हम लिखेंगे कॉस ऑफ एंगल एक्स, ठीक है? कोई चेंज नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि हम शायद इसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं ना, स्केल्ड मैट्रिक्स यहाँ पे। तो इसको यहाँ से हटा के हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि ताकि अगर कुछ चेंज आएगा भी तो दिख जाए। कुछ ज़्यादा हमें पता लग नहीं रहा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है? हम नेक्स्ट पे आते हैं। कॉस हमारा हो गया, हमें देना है साइन। ओके, कॉस एंड साइन। अब नीचे हमें लिखना है साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस में भी जो नीचे वाला साइन है उसको माइनस का रखना है बस, और यहाँ कर दिया कॉस। पहले कॉस फिर साइन, उसके बाद साइन फिर कॉस। ये वाला पैटर्न चाहे एक्स के अलॉन्ग रोटेशन हो, चाहे वाई के अकॉर्डिंग रोटेशन हो, या चाहे जेड के अलॉन्ग रोटेशन हो, सब में चलेगा। बस ये माइनस जो आ रहा है यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा और इन कॉस और साइन की पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी बस, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आने वाला। तो अभी आप देखोगे कुछ हमें यहाँ पे चेंज दिखाई दे नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ करने की बात, बाकी यहाँ पे मुझे प्रॉपर वैल्यूज नहीं पता कौन सी देनी चाहिए, बिकॉज ये रेडियंस में है सारा। थोड़ा सा रोटेट हुआ हुआ मुझे लग रहा है, बट हम क्या करते हैं इसको डायनामिक बना लेते हैं। डायनामिक कैसे बनाया जाएगा, हम आते हैं अपने शेडर में, हमारी मटेरियल हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ये रहा। यहाँ पे हम कुछ यूनिफॉर्म बना लेते हैं, यूनिफॉर्म्स। एक हम रख देते हैं यू अंडरस्कोर टाइम। एक नया कंसेप्ट बताऊंगा आज 3JS का, वो भी सीख लेना। पहला हम देते हैं टाइप, ये हम रखते हैं एफ। सेकंड हम देते हैं वैल्यू, ये हम इनिशियली रख देते हैं 0 पे। इस टाइप को कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, बट रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म्स हो गया। अब यूनिफॉर्म्स को हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? शेडर मटेरियल डॉट यूनिफॉर्म्स डॉट यू टाइम डॉट वैल्यू प्लस इक्वल 1.0। अब इस वैल्यू को हमें रीड भी करना पड़ेगा, वर्टेक्स शेडर के अंदर करते हैं रीड हम। इसको रीड करेंगे हम, यूनिफॉर्म यू अंडरस्कोर टाइम, इसकी हमने टाइप नहीं दी, फ्लोट, ठीक है? हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। और ये जो एंगल एक्स लिखा था हमने, इसको हम कर देते हैं यू टाइम। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे रोटेशन पता लग रही है जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है। जेड हमारा क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा जेड है। सॉरी, जेड नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है, तो ये हमारा एक्स है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब रोटेशन आप देखोगे, एक तो जेड एक्सिस के अंदर मूवमेंट्स हो रही है, वाई एक्सिस के अंदर मूवमेंट्स हो रही है, बट ये इधर इधर मूव नहीं कर रहा, लेफ्ट टू राइट मूव नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब ये जो हमारी रोटेशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुई है। अब सिमिलर काम हम करना है वाई के साथ और जेड के साथ, ठीक है? तो इसको मैं अभी 0 ही कर देता हूँ दोबारा से। हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट 4 रोटेशन मैट वाई इज इक्वल टू मैट 4। सेम काम हमें वही करना है। एक तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो चाहिए पहले शुरू में, फिर उसके अंदर हम अपने एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे। अब वाई के लिए, एक मिनट पहले हम ये कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई होता रहेगा। हाँ, अब बात करते हैं। अब वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं होगा। तो जो हम सेकंड रो है, इसको वाई का मान के चल रहे हैं कि ये वाई को डिनोट कर रही है, और जो सेकंड कॉलम है वो वाई को डिनोट कर रहा है, तो इनको तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है? और लास्ट कॉलम लास्ट रो हमने वैसे ही नहीं छेड़नी थी। तो बचा कौन सा, एक पॉइंट ये बच गया, एक पॉइंट ये बच गया, उसके बाद एक पॉइंट ये बच गया और एक पॉइंट ये बच गया। इनके हम अंदर हमें चेंजेस करने हैं। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं कॉस, ठीक है? कॉस किसका, एक एंगल क्रिएट करते हैं यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं वाई। ये हमारा एंगल हो गया। इसका हमें कॉस लिखना होता है, सबसे पहले तो कॉस लिखेंगे, कॉस एंगल वाई। उसके बाद सेकंड चीज हमने लिखनी होती है साइन, तो हम लिखेंगे साइन एंगल वाई, ठीक है? उसके बाद अगली, अपनी अगली रो में हमें लिखना होता है साइन एंगल वाई, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा बचता है, ये वाला। इसके अंदर हमें लिखना होता है कॉस एंगल वाई, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बोला था माइनस का साइन चेंज होता रहता है, तो वाई के केस में माइनस का साइन आएगा ऊपर वाले साइन पे, ये लो जी, ठीक है? तो ये तो हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा जो यू टाइम था हम यहाँ वो लगा देते हैं। ये देखो, ये रोटेशन स्टार्ट हो गई। अब इसमें वाई के अलॉन्ग ये मूव
वाई के अलॉन्ग जो हमारी रोटेशन हो रही है, इस वजह से वाई के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा, एक्स और जेड के अंदर आपको मूवमेंट दिखेगी। ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हमने इसी तरीके से चलना है। जेड के लिए एक एंगल बनाते हैं, प्लॉट एंगल जेड, इनिशियली इसकी वैल्यू रखते हैं 0 पे, हमारी वाई रोटेशन को भी हम 0 कर देते हैं, और एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट फोर रोटेशन जेड इज इक्वल टू मैट फोर, बिल्कुल सेम फिर से हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हमने बोला था कि जो हमारा थर्ड कॉलम है वो जेड को डिनोट करेगा और थर्ड रो है वो जेड को डिनोट करेगी, तो हमें इन्हें छेड़ना नहीं है। लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम भी हम छेड़ते ही नहीं कभी। बचा क्या क्या हमारे पास, ये बच गया, ये बच गया, और ये बच गया, और ये बच गया। ठीक है जी, ये बच गया हमारे पास। इनके अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो पहला एलिमेंट हम क्या लिखते हैं, कॉस, किसका कॉस, एंगल जेड का, एंगल जेड। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं साइन एंगल जेड, उसके बाद हम लिखेंगे साइन एंगल जेड, और उसके बाद हम लिखेंगे कॉस एंगल जेड। ठीक है जी, तो इस साइन को हम यहाँ पे कर देंगे माइनस, बस ये माइनस ऊपर नीचे होता है, तो ये वाला जो है नीचे वाले साइन के ऊपर माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया तैयार। अब देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता। तो हम यू टाइम की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। लग रहा है वर्क हुआ है, नहीं हुआ, यानी कि हमने कहीं पर कोई गलती कर दी है। क्या गलती हो सकती है, चेक करते हैं। मल्टीप्लाई किया है, नहीं हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। इसका हम नाम चेंज करते हैं पहले, मैट, उसके बाद यहाँ पे ये देखो रोटेशन हमारी स्टार्ट हो गई अलोंग जेड एक्सिस। तो ये अब एक्स और वाई के अंदर ही मूवमेंट्स हो रही है। या तो कोई भी वर्टेक्स ऊपर जा रहा है, देखो आप नीचे से ऊपर जा रहा है ना, या फिर राइट से लेफ्ट में जा रहा है, या फिर लेफ्ट से राइट में जा रहा है। जेड एक्सिस के अलावा कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक, तो इन सारी रोटेशंस को आप कंबाइन भी कर सकते हो। वो कैसे होगा, मैट फोर रोटेशन मैट इज इक्वल टू रोटेशन मैट एक्स मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन मैट वाई एंड रोटेशन मैट जेड। अब इस रोटेशन मैट को हम यहाँ पे नीचे यूज कर लेंगे। ठीक है, और हर एक के अंदर हम ये यू टाइम डाल देते हैं। ये लो, अब ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब ये यू टाइम जो है ये ना एक्चुअल टाइम को डिनोट नहीं कर रहा। वैसे हमने यू टाइम बोला तो टाइम भी दिखाना चाहिए, बट ये एक्चुअल टाइम नहीं दिखाएगा। एक्चुअल टाइम को कैसे हमें लेना है 3GS के अंदर, तो हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। इस एनिमेशन से पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट क्लॉक, एक क्लॉक बनाएंगे। 3GS हमें क्लॉक देता है, उसको बनाने के लिए न्यू 3 डॉट क्लॉक। ये हमारी क्लॉक तैयार हो गई। अब इस क्लॉक से हम टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लस इक्वल्स टू करने की बजाय हम लिखेंगे इक्वल टू क्लॉक डॉट गेट इलैप्स्ड टाइम। ये जो हम देंगे, ये देखो अब ये ठीक तरीके से काम करेगा, हर एक प्लेटफॉर्म पे सिमिलर तरीके से काम करेगा, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म, ये आपका सही चलेगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही गया होता है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म, कोई आपका सिस्टम हार्डवेयर स्लो था, तो टाइम तो वैल्यू सेम ही देगा कि इतना टाइम बीत चुका लास्ट फ्रेम में, प्रीवियस फ्रेम में, तो ये आपका थोड़ा स्टेबल चलेगा। अभी अगर आपकी स्पीड को आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 0.1, या फिर बढ़ाना है तो 0 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट कर दो, समथिंग कुछ भी, तो स्पीड आप कम या ज़्यादा यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा 3GS का भी नया कंसेप्ट आपने सीख लिया है। बाकी 3D प्रोग्रामिंग इन जनरल किस तरीके से काम करती है वो आपने सीख लिया है। ऑलराइट, अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखो रोटेशन मैट्रिक्स हमारी हो गई, और हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बना रखी है और स्केलिंग के लिए बना रखी है। हम इन सबको कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे किया जाएगा, वैक, वैक नहीं सॉरी, मैट बनाना पड़ेगा। मैट फोर इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मैट इज इक्वल टू, अब आपने तीनों, जैसे हमने रोटेशंस को कंबाइन किया ना, यहाँ पे कंबाइन करके एक बना लिया, उसी तरह से हम स्केल, ट्रांसलेशन और रोटेशन, इन तीनों को भी कंबाइन कर सकते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन में एक दिक्कत आती है ऑर्डर की, तो वो हम यहाँ पे भी देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं ट्रांसलेटेड मैट मल्टीप्लाइड बाय, क्या था हमारा वेरिएबल, स्केल्ड मैट।
ठीक है, स्केल्ड मैट ही है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय रोटेशन मैट। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बन के तैयार हो गया। अब ना यहाँ पे बात आती है कि इनको अप्लाई कब किया जाए, ठीक है? अब देखो यार, सब अगर हम इनका इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रांसलेटेड है इसके अंदर एक छोटा-सा चेंज करते हैं, इसको 50 यूनिट्स शिफ्ट कर देते हैं, ठीक? एक कांस्टेंट वैल्यू हमने दे दी और यहाँ पे रोटेशन हम सबसे लास्ट में देंगे, ठीक है? रोटेशन हम सबसे लास्ट में दे रहे हैं, मतलब लास्ट में सबसे पहले लिख रहे हैं सिर्फ़। सबसे पहले लिखना और सबसे लास्ट में देना, क्योंकि जो हम सबसे राइट में लिखेंगे वो काम सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले स्केलिंग हो रही है, फिर ट्रांसलेशन हो रही है, फिर रोटेशन हो रही है। तो आप देखोगे जो इफेक्ट है वो किस तरीके का बन रहा है, मतलब चेंज ही हो गई दुनिया हमारी पूरी की पूरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न था। ठीक है, तो कभी अगर आपने गलत दे दिया चीज़ों को, आप कहोगे हमें कुछ रिजल्ट जो है वो सही सा नहीं मिल रहा, तो एक बार आप इस चीज़ पे ध्यान रखना कि आपने क्या रोटेशन पहले दे दी है या ट्रांसलेशन पहले दे दिया है, स्केलिंग दी, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपने पहले कर दी जो गलत हो गई, मतलब उसकी वजह से आपका पूरा इफेक्ट ही बदल गया। तो इस चीज़ का आप थोड़ा-सा ध्यान रखना। जनरली हम क्या करते हैं, हम रोटेशन ही सबसे पहले देते हैं और जो सबसे लास्ट में लिखी होती है वो चीज़ सबसे पहले होगी, इस चीज़ को गाँठ बाँध लो। तो रोटेशन हो रही है सबसे पहले, उसके बाद स्केलिंग हो रही है, उसके बाद ट्रांसलेशन हो रही है हमारी, ठीक है? स्केलिंग भी देने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन भी चेंज हो सकती है स्केलिंग हमारी चेंज करने की वज़ह से। तो इस वज़ह से स्केलिंग भी हमें रोटेशन के बाद देनी है और उसके बाद हमें जो ट्रांसलेशन थी वो बतानी होती है। ठीक है? तो हमें इतना कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मैंने आपको एज़ एन एग्ज़ाम्पल समझाया है। यहाँ पे आपको ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ 3JS जो है वो अपने खुद के हिंट्स वैल्यूज़ को चेंज करता रहता है। तो आपको यहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 3JS को अपने पास ही मैट्रिसेस इनबिल्ट बने होते हैं, वो उनको खुद ही मैनेज करता रहता है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कॉस था, साइन था, क्या था। ये मैंने आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बताया है। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट हो, एमटेक या एमएससी वगैरह कुछ कर रहे हो, बीटेक वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ये चीज़ पढ़ते हो। ठीक है? तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी जिसको मतलब इतनी डीप नॉलेज नहीं चाहिए, तो वो इस पार्ट को पूरे स्किप कर सकता है इस वीडियो को। खैर वीडियो तो खैर कंप्लीट हो ही चुका है, बट आपने कुछ सीखा ही है नया, ठीक है? तो मैं इन सब चीज़ों को अब हटा दूँगा बिकॉज़ 3JS के अंदर आपको इसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए था। तो हम इन चीज़ों को अब हटा देते हैं और 3JS के अंदर आपने ये काम कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है, हम उस पे आ गए हैं। उसके बाद मेन पे आइए, यहाँ पे वैल्यूज़ तो आप ले ही रहे हो, ठीक है जी? ये टाइम डॉट यू टाइम जो है वो चेंज तो हो ही रहा है। एक काम करते हैं, इसी को हम उठा लेते हैं। हमारा मेश मेश डॉट रोटेशन डॉट सेट। अब इसके अंदर हम दे देंगे इस वैल्यू को, ये वाली जो भी वैल्यू आई है हमारी, ये लो जी, ठीक है? हमने एक्स के लिए वैल्यू दी है, वाई के लिए वैल्यू दी है, ज़ेड के लिए वैल्यू दी है। ये आई थिंक ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, हम ये हटा ही देते हैं यहाँ से। लेट टाइम इज़ इक्वल टू दिस और इतना बड़ा देने की बजाय हम सीधा यहाँ लिख देते हैं टाइम, टाइम एंड टाइम, टाइम। ओके, तो ये देखो सेम वही आपको चीज़ यहाँ मिल रही है। तो 3JS के बाद अपने खुद की या इंटरनली मैट्रिसेस वगैरह, रोटेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, स्केल मैट्रिक्स, उन सब चीज़ों को अपने पास रखता है, बना-बनाया। ओके, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिल जाएँगी। अगर चाहूँ तो मैं सेम चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ, मेश 2 के ऊपर भी, इट विल वर्क द सेम। ये लो, ठीक है? तो ये तो हमारा कांसेप्ट था सारा ट्रांसफॉर्मेशंस का। नाउ वी आर रेडी विद अवर लास्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द नॉर्मल्स एंड लाइट्स।
ठीक है? तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डेफ़िनेटली उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। आई नो बहुत सारी वीडियोज़ में मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल और हमें नॉर्मल्स को डिस्कस करना है, लाइटिंग्स को डिस्कस करना है, बट ये सारा बेसिक उन सब के लिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि पोज़ीशन कैसे चेंज हो रही है, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस किस तरीके से काम कर रही है, मैट्रिसेस, वेक्टर्स ये सारे आपस में कैसे कंबाइन होते हैं। इन सब चीज़ों की नॉलेज ज़रूरी थी, तो ताकि आप नॉर्मल्स को अच्छे से समझ पाओ, लाइटिंग्स को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है? अगर थोड़े से कंफर्टेबल अब आप हो चुके हो तो नाउ वी आर रेडी टू वर्क विद नॉर्मल्स एंड लाइटिंग्स। थैंक यू।